What's up everyone? Welcome back to the channel. As promised, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 और आज इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, वन शॉट में देखा, 3 से 4 दिन में ही उस पर लगभग 50,000 व्यूज हो गए। क्या बात है यार, क्या बात है। आप लोग का इतना प्यार मिलता है मुझे मेरी टीचिंग पे, मुझे मजा आ जाता है। आज चैप्टर 2 वन शॉट कराऊंगा। कल आप लोग को डेथ और रिटायरमेंट के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो पूरे करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा वो वाला पोर्शन भी। तो आओ जल्दी से आज इंडियन इको चैप्टर नंबर 2 वन शॉट कंप्लीट करते हैं और सारे 8 के 8 चैप्टर्स वन शॉट कराऊंगा एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे और आपका अगले 6 क्लासेस में पूरा इंडियन इको समाप्त। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 के साथ। देखो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया था कि इंडियन इको किस तरीके से चलेगा, कितने शिद्दत से आपको पढ़ना है, कितने अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, कितने बढ़िया तरीके से एक फ्लो में स्टोरी लाइन सेट करके आपको इसको पढ़ना है। चैप्टर 1 में हमने प्री इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल रूल, ये सारी चीज़ें देखी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड सब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। अब बारी आ गई है जब इंडियन इकोनॉमी रिवाइव करेगी, जब इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुई और किस तरीके से हमने अपनी प्लानिंग करी, किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्ले करा एक इंपॉर्टेंट रोल, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, ये 40 साल की बात, 40 साल की कहानी मेरी जुबानी इस वीडियो में। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले What are the central problems of an economy? ये जस्ट एक रीड ओनली टॉपिक है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा बट हमें बस कवर करना है। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ते हैं। तो जब इंडियन इकोनॉमी को फ्रीडम मिली, आज़ाद हुए, तो सबसे पहले यही 3 समस्याएं किसी भी इकोनॉमी के लीडर्स के सामने आती हैं। किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, क्या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, क्या हम वॉर से रिलेटेड गुड्स बनाएं। देखो एक इकोनॉमी को हर तरीके का सामान चाहिए। हमें एज अ इंडियन इकोनॉमी टैंक्स भी चाहिए, हमें एज एन इंडियन इकोनॉमी खाना भी चाहिए, हमें एज एन इंडियन इकोनॉमी बड़ी बड़ी मशीन्स भी चाहिए टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। तो सबसे पहले यही होता है कि क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं, वॉर से रिलेटेड गुड्स बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। व्हाट इज द थिंग जिस पे सबसे पहले प्रोडक्शन करें, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन करें, क्या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें जिसके अंदर सारा काम मशीनें से हो, या फिर हम LIT यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें जिसके अंदर सारा काम लेबर से हो। इंडिया एक गरीब देश है जहाँ पे अबंडेंस ऑफ लेबर है, तो यहाँ पे इतनी सारी लेबर है और इतने सारे लोगों को काम चाहिए, तो हमें तो हमेशा लेबर इंटेंसिव को ही फेवर करना चाहिए। तो कौन सी टेक्निक यूज करें, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। फिर किसके लिए प्रोडक्शन करें, रिच के लिए, पुअर के लिए, किसके लिए प्रोडक्शन करें, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए प्रोडक्शन करें, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो 3 प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इनको हमें डिटेल में एक बार बस रीड करना है एंड दैट इज इट। ज्यादा इसके अंदर कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन से गुड्स बनाने हैं। It involves deciding the technique of production, labor intensive या capital intensive, and it involves deciding the distribution of output amongst people, कि कौन सी category of people के लिए हम goods बनाएं। तो सबसे पहले central economic problems हमारे पास आ गई। Then we have types of economic systems, कितनी तरीके की इकोनॉमीज होती हैं। बच्चों देखो हमारे आसपास 3 प्रकार की इकोनॉमीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है जिसके अंदर सारा का सारा रोल गवर्नमेंट कर रहा होता है, यानी कि उस इकोनॉमी की पूरी ग्रोथ पे, उस इकोनॉमी की पूरे प्रोडक्शन पे, उस इकोनॉमी के पूरे सप्लाई पे, उस इकोनॉमी का ओवरऑल बिजनेस पे किसका कंट्रोल है, सरकार का। ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सरकार एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रही होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक ऐसी इकोनॉमी जो इसके जस्ट रिवर्स है, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर रोल प्ले करेगा। सरकार होगी लेकिन सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ गुड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, नथिंग रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार होगी।
तो ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर सारा रोल प्ले करेगा, प्राइवेट सेक्टर, हर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की होगी, हर बिजनेस प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट में समाज सेवा की बात होगी, सोशल वेलफेयर की बात होगी, सरकार सब कुछ कर रही होगी, और जहां पे प्राइवेट सेक्टर रोल निभा रहा है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे जब हम आजाद हुए तो उनको समझ में नहीं आया कि हम कैपिटलिस्ट में जाएं या फिर हम सोशलिस्ट में जाएं, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम दोनों के ही पॉजिटिव्स ले लें, हम प्राइवेट सेक्टर को भी पॉजिटिव सारे के सारे लेंगे और बेनिफिट उनको देंगे, हम सरकारी सेक्टर को भी यूज करेंगे और उनको भी पॉजिटिव्स देंगे, उनके भी पॉजिटिव्स यूज भी करेंगे, तो गिव एंड टेक दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी खुश, पब्लिक सेक्टर भी खुश और सब कुछ होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम हाइब्रिड मॉडल को यूज करते हैं, दोनों ही इकोनॉमीज के पॉजिटिव्स को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करता है। और हमारे उस टाइम के लीडर्स ने यही सोचा कि ये सबसे अच्छी चीज है, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। आज आप देखो ना, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, हर चीज में आपको प्राइवेट सेक्टर भी दिखेगा, पब्लिक सेक्टर भी दिखेगा। इसी इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं बच्चों। तो 3 प्रकार की इकोनॉमी समझे अच्छे से, है ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, ये भी सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस कम हैं। क्या होता है हमारे पास कैपिटलिस्ट? मैंने बता दिया, इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर सारी की सारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब बच्चों प्राइवेट सेक्टर सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट में क्या होगा? इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सब गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व करेगा और सब सरकार के सोशल वेलफेयर मोटिव को फ्रंट में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में जो सरकार सारा काम करेगा उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। देन वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों? दोनों के ही बेनिफिट्स, प्राइवेट सेक्टर के भी, पब्लिक सेक्टर के ही, दोनों के ही बेनिफिट्स हम यूज कर लेते हैं। कौन सी इकोनॉमी में? मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक हो गया बच्चों। अब दोनों के बेनिफिट से हमें क्या फायदा? सर देखो यार, आप आज इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, अगर हम आज भी सिर्फ सरकार के हिसाब से काम कर रहे होते, BSNL चला रहे होते, तो डू यू थिंक इंटरनेट इतनी तेजी से आप तक पहुंचता? प्राइवेट सेक्टर था तो आप तक पहुंच गया। आप पूरे देश में देख पाते हो कि कितना डिफरेंस होता है प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में, फैसिलिटीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं तो प्राइवेट स्कूल्स कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। आप समझते हो उन दोनों का डिफरेंस, है ना। तो बच्चों देखो, हमें दोनों के बेनिफिट चाहिए थे। हमें ऐसा भी चाहिए था कि फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो और हमें ऐसा भी चाहिए था अफोर्डेबिलिटी भी हो, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अफोर्ड कर पाए। तो हमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जो दोनों को लेके चले। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोला मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर अलॉटेड देयर रोल्स और वो अपने आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि हमारे देश में जितने हमारे लीडर्स थे उनको थोड़ा सा सोचने में कठिनाई हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी कि हम कैपिटलिस्ट में जाएं या सोशलिस्ट में जाएं। तो दोनों का ही उन्होंने सोचा कि हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोला गया। ठीक है, कुछ लीडर सोशलिस्ट के फेवर में थे, कुछ कैपिटलिस्ट के फेवर में थे, तो फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। चलो सर, अब आ रहा है बच्चों यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या होता है कंट्री को प्लान करना, इकोनॉमी को प्लान करना? ये है सबसे पहला आज का सावधान इंडिया सवाल। इसको सावधान इंडिया सवाल मार्क करेंगे। आप जो भी बुक्स यूज करते हो, नोट्स यूज करते हो, मेरी PPTs यूज करते हो अगर, तो वहां पे भी लिख लो। ठीक है बच्चों। अब सर ये सावधान इंडिया सवाल क्या है? देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले
जब भी कोई देश आजाद होगा, ब्रिटिशर्स ने तो हमारा हर चीज डिस्ट्रॉय कर दी, हमारा पूरा एग्रीकल्चर, हमारा पूरा इंडस्ट्री, हमारा पूरा फॉरेन ट्रेड खत्म कर दिया। अब 1947 में जब हम आजाद हुए, 1-2 साल तो लग गए उस चीज से बाहर आने में, सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे, बहुत सारा हमें काफी कुछ देखना पड़ा हमें, तो वहां से 1-2 साल तो हमें लग गए उस चीज से बाहर आने में। 1950 में हमने सोचा कि यार एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो देश के लिए सारी पॉलिसीज बनाए, जो देश के लिए प्लानिंग करे, क्योंकि देखो प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप भी तो प्लानिंग करके पढ़ाई कर रहे हो, तभी तो आप अपने बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला पाओगे। अगर प्लान नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्लानिंग इज अ मस्ट। तो कंट्री के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो प्लान करे। उस बॉडी का नाम रखा गया बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली प्लानिंग कमीशन। क्या रखा गया? इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन एक वो बॉडी बनी जो पूरे देश के लिए प्लान्स बनाएगी। अब वो प्लान सर हमारे देश में कितने साल के बनते हैं बच्चों? कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स को। 5 ईयर प्लान्स आप देखते हो हमारे देश में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। इसी तरीके से सरकार हर साल एक नया बजट लेके आती है कि इस साल हम इतना खर्चा करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग का पार्ट है। तो हमारे देश में लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है 5 साल की, और फिर हर साल जो प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, वो हम उसको ईयरली प्लान्स भी बोलते हैं। ये सारा काम जो हो रहा है, हर चीज का हिसाब होना, सारी सरकार की पॉलिसीज, सरकार का बजट, कहाँ खर्च करेगी सरकार, कहाँ से कमाएगी, कौन से सेक्टर पे कितना स्पेंड होगा, एजुकेशन पे कितना, हेल्थ पे कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना, टेक्नोलॉजी पे कितना, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, इस पूरे प्लान को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। पूरे प्लान को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग सर? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, सारे के सारे डिसीजंस लेना, what to produce, how to produce, for whom to produce, by the conscious decision of a determinate authority। एक अथॉरिटी होनी चाहिए उसके लिए, और वो अथॉरिटी क्या है? प्लानिंग कमीशन, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का सर्वे हो, इकोनॉमी के बारे में जाना जाए, उसके बाद वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी जाए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइन्ड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इसके अंदर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बात हुई थी। उसके साथ साथ जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने लीडिंग रोल प्रोवाइड करा है सरकार को। हमारे संविधान में ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, और लीडिंग रोल जो निभाएगी वो सरकार निभाएगी। आप देखते हो जितनी चीजें होती हैं वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के उससे बाहर जाके कोई चीज नहीं कर सकते। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। तो हम अच्छे तरीके से उस संविधान को ध्यान में रखते हुए हर पॉलिसी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और कंट्री के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारे देश में जो लीडिंग रोल है वो किसको दिया गया है? पब्लिक सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को। आगे क्या लिखा हुआ है? टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, सरकार ने 1950 में एक बॉडी सेटअप करी जिसका नाम रखा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होंगे? जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर उस टाइम की चेयरमैनशिप उनकी थी, ठीक है जी। द प्लानिंग कमीशन फिक्स प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर्स। प्लानिंग पीरियड को 5 साल रखा गया, जिसको बोला गया द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है बच्चों, चलो सर एक छोटा सा नोट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करती। 1 जनवरी 2015 को हमारी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से। है वही चीज, बस प्लानिंग कमीशन को आज प्लानिंग कमीशन नहीं बोलते, प्लानिंग कमीशन घर का नाम है, ऑफिशियल नाम हो गया है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म याद रखनी है बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो जी, अब कई बार एक छोटा सा सवाल आ जाता है कि भैया आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको बोलते हैं? हमारी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में किस ऐसे इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा रोल निभाया है? इनिशियल स्टेजेस में, बिल्कुल शुरू में जब प्लानिंग एक्चुअली करनी थी तो कैसे होनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ पे खत्म होनी चाहिए, तो ऐसा कौन इंसान है जिसने लीडिंग रोल निभाया? उनको बोला गया बच्चों पीसी महलैनोबिस। क्या बोला गया? प्रशांत चंद्र महलैनोबिस, पीसी महलैनोबिस। बस 1 मार्क के लिए आपको पता
होना चाहिए। अबाउट पीसी मेलानोबिस ये आपको बस एक रीड करके छोड़ देना है, दिस इज जस्ट अ रीड ओनली टॉपिक, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। चलो भाई, अब आ जाता है बच्चों हमारे पास कि सर प्लान क्या होता है। प्लान आप सब समझते हो, जब हम एडवांस में कोई भी चीज़ ऑन पेपर लिख के चलते हैं कि हम आने वाली फ्यूचर में प्रॉब्लम से कैसे लड़ेंगे, क्या हमारे प्लान्स होंगे, प्लान्स का मतलब क्या हमारे वेज होंगे, किस तरीके से हमने इकोनॉमी को आगे रिवाइव करने के लिए सोचा है, उसको हम प्लान बोलते हैं यार। तो सर क्या है प्लान? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी वर्कड इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव्स। प्लान्स हम क्यों बना रहे थे? ताकि हम अपने देश को आगे ले जा सकें, हम अपने कंट्री को ग्रो करा सकें। हर प्लान का क्या ड्यूरेशन होता था बच्चों? तो ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं 5 साल के, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं 1-1 साल के, ईयरली प्लान्स हुआ करते थे। प्लान्स के अंदर क्या क्या लिखा जाता था बच्चों? ऑब्जेक्टिव लिखे जाते थे, क्या क्या आपको अचीव करना है, उसके साथ साथ कैसे अचीव करना है, सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती थी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स होते थे उसको हम लोग बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स होते थे उसको क्या बोला जाता था? पर्सपेक्टिव प्लान्स। चलो भाई, अब आता है बच्चों हमारे पास व्हाट वर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। सावधान इंडिया सवाल कई बार एग्जाम में आया है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। गोल्स, उद्देश्य, पर्पस, हमने जो प्लानिंग करी क्या सोच के करी? देखो, जो सबसे पहला प्लान था वो लॉन्च किया गया बाय आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 1 अप्रैल 1951। ये डेट आपको याद रखनी है। पहला प्लान 1951 को आया था और 5-5 साल के बाद फिर प्लान्स आने के लिए बोला गया, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स होते थे। तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में। पहला प्लान कब आया था? 1951 में। इन प्लान्स के पीछे मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स थे या मेन क्या गोल्स थे? तो बच्चों याद रखेंगे जेम्स। क्या याद रखना है? जेम्स। सर व्हाट इज दिस जेम्स? सबसे पहले जेम्स का मतलब है बेटा ग्रोथ। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, E stands for equity, M stands for modernization, S stands for self-reliance। सर ये ग्रोथ का क्या मतलब है? बच्चों ग्रोथ का मतलब है हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमारा देश ग्रो करे, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हों, हमारे देश में लोगों के पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, हमारे देश ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हो, हर तरीके से ग्रो करे, उसको बोला गया ग्रोथ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा 5 ईयर प्लान का है या पूरी प्लानिंग का है वो है ग्रोथ। कंट्री ग्रो करे, हम भी एक डेवलप्ड नेशंस कहलाएं किसी ना किसी दिन। आज हम इतने सालों के बाद भी डेवलपिंग की कैटेगरी में ही आते हैं। अभी मैं अपने शहर की बात करूं तो पूरे शहर में तोड़ फोड़, ये पाइपलाइन डाल, ये डाल, वो डाल चल रहा है, तभी तो हम डेवलपिंग है। आज से शायद 50 साल बाद ये सारा काम हो चुका होगा तो अगली जनरेशन बोलेंगी वी लिव इन अ डेवलप्ड नेशन दैट इज इंडिया। आपके शहर में भी ऐसा है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके शहर में भी यही तोड़ फोड़, यहाँ से पाइपलाइन, इसकी पाइपलाइन, ये सब चल रहा है, या ऑलरेडी आपका सिटी एक अच्छा ओवरऑल डेवलप्ड हो चुका है? व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट योर सिटीज? बताओ जरा, आज देखूँ तो कमेंट्स में कौन कौन बच्चा कहाँ से और किस किस पर्टिकुलर सिटी में डेवलपमेंट का क्या क्या काम चल रहा है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, ग्रोथ। इक्विटी का क्या मतलब होता है बच्चों? इक्विटी का मतलब होता है भेदभाव खत्म करो, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। सर कैसे? भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज बराबर होनी चाहिए हर किसी के लिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, देखो हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है। डाइवर्सिटी वाला मतलब हर जगह अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग टेस्ट, तो हर जगह लोग अलग अलग हैं, बट सब हैं तो अल्टीमेटली इंडियंस। घुमा फिरा के सब भारतीय हैं, सब इस भारत का पार्ट हैं। तो फिर किस प्रकार का भेदभाव? क्यों जॉब अपॉर्चुनिटीज में भेदभाव? क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भेदभाव? क्यों एजुकेशन में भेदभाव? मेल फीमेल में भेदभाव? ये सब क्यों? तो हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्यों डेवलपमेंट में फर्क है महाराष्ट्र में और यूपी में? क्यों डेवलपमेंट में फर्क है गुजरात में और बिहार में? क्यों फर्क है?
तो इक्विटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सारे के सारे बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक जॉब अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, वर्क अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, हर सेक्शन में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, सब जगह बढ़िया तरीके से आगे बढ़े, उसको बोला गया इक्विटी। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। M मीन्स मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज करें। आज आप घर पे बैठ के अपने फोन से, अपने लैपटॉप से पढ़ पा रहे हो, क्या बढ़िया तरक्की हो रही है। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन। सच में मॉडर्नाइजेशन तो यही है कि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, हमारा डिफेंस स्ट्रांग हो रहा है, हमारी आर्मी के पास नई नई मशीनें आ रही हैं, हमारा आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, हमारे आसपास देखते हैं कितने सारी कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ही तो है ये। उसके साथ साथ माइंडसेट में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए जो पहले वाली सोच है लोगों की कि नहीं यार हमारे घर में मेल चाइल्ड होगा तो अच्छा, फीमेल चाइल्ड होगा तो बुरा है, बहुत बहुत गलत। ये माइंडसेट जब तक देश में ख़त्म नहीं हो सकता ना, तब तक कुछ नहीं होगा। उस तरीके के एक माइंडसेट से भी आगे बढ़ना है, वो मॉडर्नाइजेशन है, राइट। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब जैसे हम आज बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। चाइना से हम कितना कुछ इंपोर्ट करते हैं, यूएस से हम कितना कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमें कुछ भी सामान लेना है तो हम बहुत सारे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम ये सब हटा के आत्मनिर्भर बने, दैट इज सेल्फ रिलायंट। हमारे गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आती है जैसे मेक इन इंडिया हो गया, है ना, और हमें अपने देश के अंदर ही सारा का सारा काम करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। हम चाइना का सामान बाइकआउट करने को बार बार बात करते हैं। तो हमारा देश तभी तो सेल्फ रिलायंस बनेगा, तभी तो खुद आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये हमारे मेजर गोल्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जेम्स याद रखना बच्चों, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रोथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ग्रोथ का क्या मतलब है बच्चों? ग्रोथ के अंदर बेटा जी हमें क्या क्या चीजें बढ़ानी है? कंट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओवरऑल कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हमारे पास अच्छा प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए, हमारे पास अच्छी सपोर्टिंग सर्विसेज होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज बढ़नी चाहिए, है ना। तो स्टॉक ज़्यादा हो, कैपेसिटी बढ़े, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हर तरीके से आगे बढ़ना है देश को, राइट। जीडीपी बढ़ना चाहिए हमारे देश का। जीडीपी समझते हो, नेशनल इनकम बढ़ा है ना, पूरा का पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस का मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का मतलब हमारे देश के अंदर अंदर, प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन होना, सामान बनना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनने चाहिए। तो हर तरीके से हमारे देश में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ग्रोथ के बाद वी हैव मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में भी मैंने आपको बताया अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे पास हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है हर चीज़ के लिए। आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है। पहले वाइट बोर्ड वाली वीडियोस भी हैं मेरी, वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, बट टेक्नोलॉजी आई तो हमने अडॉप्ट करी। उसके साथ साथ सोशल आउटलुक चेंज करना, लोगों का सामाजिक व्यवहार चेंज करना, सोसाइटी में जो लोगों का बिहेवियर है, जो माइंडसेट है, उसको सुधारना, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन सोशल आउटलुक। तो मॉडर्नाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और आउटलुक चेंज करना लोगों का, है ना। चलो, सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब होता है बच्चों? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम सारा सामान खुद ही बनाएंगे, हम किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे प्रोडक्शन के लिए। क्या लिखा है? सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, राइट। अब सेल्फ रिलायंस की क्यों जरूरत है? एक तो हमारा फॉरेन डिपेंडेंस कम होगा। फॉरेन डिपेंडेंस अगर कम होगा तो वो लोग हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर भी कम करेंगे, कोई कंट्री हमें कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, तो हम अपने आप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। दूसरा बच्चों, फॉरेन इंटरफेरेंस से भी हम बच जाएंगे। बढ़िया तरीका है, सही है जी। तो सेल्फ रिलायंस चाहिए हमें। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी की तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ हमें इक्विटी भी चाहिए। बेनिफिट हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, सब तक पहुंचे। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। तो इक्विटी का क्या एम होता है
कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। परफेक्ट बच्चों, यहाँ तक हमारा चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो जाता है जिसमें हमने ओवरऑल बेसिक्स को समझा। ओवरऑल बेसिक्स को समझने का क्या मतलब है, कितने तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने कैसे कैसे प्लानिंग करी, क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल्स थे, व्हाट इज ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। अब हमारे चैप्टर में आगे क्या होगा बच्चों, अब हमारे चैप्टर में होगा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अब हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड तीनों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरकार ने इन तीनों को जो ब्रिटिशर्स ने खत्म करा उनको रिवाइव करा, क्या क्या किया एग्रीकल्चर के लिए, क्या क्या किया इंडस्ट्री के लिए, क्या क्या किया फॉरेन ट्रेड के लिए। ये रिवाइव हो जाएगा और शानदार तरीके से हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से एक छोटा सा 30 सेकंड्स का ब्रेक लो, वीडियो पॉज करो, जाके एक ग्लास पानी पी के आओ, अच्छे से एक क्विक वॉक लेके आओ और फिर हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। चलो भाई अब एग्रीकल्चर के साथ शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो भी कमियां थी या ब्रिटिशर्स ने जैसे जैसे डिस्ट्रॉय करा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी। तो देखो क्या आता है हमारे पास, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद लगभग 70 से 75% जनसंख्या डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में लगभग 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। आज भी 50% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। तो सोचो एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, है ना। तो पहला प्लान का फोकस पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पे ही था कि हमें एग्रीकल्चर को किसी तरीके से रिवाइव करना है, एग्रीकल्चर को बेटर बनाना है, एग्रीकल्चर को अच्छा करना है, क्योंकि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं तो एग्रीकल्चर तो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरी, मेनली जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था पूरा का पूरा वहां पे जमींदारी सिस्टम चलता था, है ना। और सारा का सारा मजा कौन ले रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चली गई, बचा कौन, जमींदार बच गए। वो लोग अब भी इसी तरीके से काम कर रहे थे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रही थी। तो ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनकी सोच यहीं रह गई। तो जमींदारी आज भी थी, जमींदार आज भी थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, The low productivity of the sector also forced India to import food from the US. हम US के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे फूड के लिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब जनसंख्या इतनी सारी, इतने सारे लोग और आउटपुट कुछ भी नहीं, तो फिर इंपोर्ट करो भैया, खाना भी यूएस से इंपोर्ट करो। तो उस केस में हमारे एग्रीकल्चर को कैसे बेटर किया गया, उससे पहले फीचर्स या प्रॉब्लम्स एक ही बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर आए या फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर आए, सेम लिख के आना है आपको। नंबर 1 लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है बच्चों, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड की एक हेक्टेयर से कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत खराब थी, ज़्यादा हमारा लैंड से आउटपुट जनरेट नहीं हो पा रहा था। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेग्नेशन। नॉलेज नहीं थी, कैसे करना है कुछ पता नहीं था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब किसी काम में लगे होते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन वो लोग भी बेरोजगार हैं। अब सपोज हमारी एक लैंड है जिसपे 4 लोग काम कर सकते हैं लेकिन 10 कर रहे हैं, तो जो 6 लोग एक्स्ट्रा हैं वो बेरोजगार हैं, वो बस टाइम पास कर रहे हैं। उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारे एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हम अच्छी फसल के लिए पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी नहीं, तो किस पे डिपेंडेंट थे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे कि भैया बारिश अगर अच्छी होगी। आज भी आप देखते हो, आपने सुना होगा किसान लोगों से आप बात करोगे, मेरे खुद की फैमिली में एग्रीकल्चरिस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर से मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ। तो मैं देखता हूँ आज भी बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर में देयर इज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। रेनफॉल होगी तो अच्छी फसल होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके साथ साथ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों, हमारी फार्मिंग इस तरीके की थी कि इतना ही ग्रो करेंगे कि अपना घर चल जाए। कभी बेचने के लिए ग्रो करना सोचा ही नहीं। क्या सोचा कि बस इतना ग्रो करो कि हमारे घर में राशन चल जाए, खाना खा लें, बढ़िया है जी, अच्छा जीवन चल रहा है, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ बच्चों टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड थी, हमारे पास कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी मॉडर्न हमारे पास मशीन्स नहीं थी, सारी पुरानी, वही एनिमल्स को यूज़ करते थे फार्मिंग में, है ना। कोई ट्रैक्टर्स
बहुत ज़्यादा नहीं थे किसानों के पास, सब बैल की मदद से काम चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत ज़्यादा टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स में, यानी ज़मींदार्स में और गरीब किसानों में, लैंडलेस लेबर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, तो ये समस्याएं थी। और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी लोगों के पास, स्मॉल, उसके साथ साथ स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बच्चों बहुत दूर दूर ज़मीनें होना, कि एक ज़मीन यहाँ है मेरी छोटी सी, एक बहुत दूर है, फिर एक और बहुत दूर है, तो छोटे छोटे हिस्सों में लैंड थी और बहुत अलग अलग दूर दूर एरियाज में थी। तो स्मॉल एज वेल एज स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, तो ये 7 प्रॉब्लम्स बोल दो या फीचर्स बोल दो एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सावधान इंडिया सवाल बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मेनली जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, अब कुछ बुक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप सीबीएसई सिलेबस से हिसाब से पढ़ते हो और उतना ही पढ़ रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे लिए बहुत कुछ हमें करना है, तो हमारे सिलेबस में मेनली लैंड रिफॉर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सरकार ने एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करा, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स क्या है सर और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है सर, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म्स में मेनली बच्चों हमने ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, ज़मींदारी सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स में, उल्टा सीधा उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं सो सॉरी, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। तो जितने भी चेंजेस आए इस पूरे सिस्टम में, उसको क्या बोला गया, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों क्या हुआ, मेनली इट रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि हमने ये बोला, हम मतलब सरकार ने ये बोला कि भैया ओनरशिप ही हम चेंज कर देंगे, जो काम करेगा जमीन उसकी। अब ये नहीं चलेगा कि आपकी जमीन है तो आप किसी से भी कितना भी काम करा रहे हो, हाँ आप ज्यादा ही वीआईपी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए काम करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उससे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी जमीन ठेके पे दी है तो उसका रेंट जो है वो भी रेगुलेट करा गया, ये नहीं कि आप किसी से कुछ भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो भी रेगुलेट करा गया। तो क्या क्या है आओ डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा गया, बहुत सारे इसके पीछे कंट्रीज थे जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आया, बहुत सारे नेशंस में लैंड रिफॉर्म्स आए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो सब जगह है ना, ताकि क्या हो सके, एक रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, यानी ऐसा ना हो कि बहुत सारी ज़मीन एक छोटे से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास है, ज़मीन सब लोगों के पास होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, एक रेशनल वे में, ठीक है। उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट हो, एग्रीकल्चर पे, ठीक है जी। अब लैंड रिफॉर्म्स का मेजर पर्पस क्या था, टू अचीव इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी इक्विटी हो, यानी कि वही हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक एग्रीकल्चर पहुंचे, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या करा बच्चों, नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज ही हटा दिए गए, यानी वो जो जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स बहुत पावरफुल थे ना, सरकार ने बोला खत्म करो ये सिस्टम, देयर विल बी नो जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम नहीं होगा तो जमींदार्स भी नहीं होंगे, इसका मतलब अब आपकी जमीन है तो आप ही काम करो भैया, अच्छे तरीके से काम करो अपनी लैंड पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जमीन है ना आप काम करो। ये कि आप गरीब किसान से इतना काम करा रहे हो और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो बुरे तरीके से, ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, इंडियन गवर्नमेंट took various steps to abolish intermediaries and to make tillers the owners of the land। सरकार ने बोला भैया जो काम करेगा वो मालिक होगा, है ना। तो हम लोग क्या चाहते थे कि टिलर्स को भी जमीन मिल जाए, उनके पास भी लैंड पहुंच जाए, है ना। उससे क्या होगा बच्चों, उनको सच में ऐसा फील होगा कि अब हम अपनी जमीन पे काम कर रहे हैं। तो एक तो जब आप अपने लिए काम करते हो, अपनी ज़मीन पे काम करते हो, तो आप ज़्यादा भी काम कर जाते हो, आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक फील करते हो, ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, और आपको एनर्जी आती है कि हाँ यार मेरी खुद की ज़मीन है, मुझे काम करना है, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, अच्छा चलेगा सब कुछ। तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर एंड सिंपल आइडिया था कि भैया हम ये ज़मींदार्स को हटाएंगे और इस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके पास लैंड पहुँच जाए, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, the idea behind this step was that ownership of land would give incentive to the actual tillers to make improvement and to increase the output, right। पहले टीनेंट्स के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं था,
तो इसीलिए उनको कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते थे वो। तो ओनरशिप ऑफ लैंड विल इनेबल द टिलर्स टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड आउटपुट। अब जब वो अपनी ज़मीन पे काम करेंगे तो ज़्यादा जनरेट करेंगे तो ज़्यादा पैसा भी कमा पाएंगे, सिंपल सी बात है, राइट। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। तो बहुत सारे टेनेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, किसके साथ? सरकार के साथ। ओनरशिप राइट्स दी गई उनको अधिकार दिया गया, उनको मालिक बनाया गया। तो सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि हम इंटरमीडियरीज ख़त्म कर देंगे, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर देंगे। बट फिर से वही बात है, इंडिया है तो इंडिया के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो क्या लिखा हुआ है? हाउएवर this goal was not fully served by abolition of intermediaries because of the following reasons. In some areas, former zamindars continue to own large areas of land by making use of some loopholes. कुछ loopholes थे, है ना? In some cases, tenants were evicted and zamindars claimed to be self cultivators. कई जगह जमींदार ने ऐसा बोला, हम तो खुद ही कर रहे हैं, कोई टेनेंट नहीं है, टेनेंट को हटा दिया तो फिर से खुद कर रहे हैं तो ज़मीन उनकी रहेगी। उसके साथ साथ इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम रिफॉर्म्स। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो गरीब किसान था उसको बेनिफिट नहीं हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों जो सबसे पहला रिफॉर्म आया वो यही था कि हमने ये कोशिश करी कि जो गरीब किसान है उस तक ज़मीन पहुँचे। हमने ये प्रयास करा कि भैया ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार हैं ये हटा दिए जाएं, या तो आप खुद अपनी लैंड पे काम करो या फिर जो काम कर रहा है उसको ज़मीन दो यार, ये क्या बात है, उसका एक्सप्लॉइटेशन बंद हो। बेसिकली ये इसमें ट्राई किया गया था। चलो उसके बाद क्या है? लैंड सीलिंग्स। लैंड सीलिंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों? लैंड सीलिंग्स का मतलब होता है कि एक इंसान कितनी लैंड ओन कर सकता है, इस पर भी सीलिंग लगाई गई, इस पर भी लिमिट लगाई गई। तो देखो क्या लिखा है, लैंड सीलिंग refers to fixing the specified limits of land which could be owned by an individual. Beyond the limit, all the land will be taken up by the government and will be allotted to landless cultivators. तो उस लिमिट से ज़्यादा अगर किसी के पास भी लैंड है तो वो कौन ले लेगा? सरकार ले लेगी। और वो किसको दे देगी? गरीब किसान को दे देगी। ठीक है, तो सीलिंग्स तक लगाई गई थी कि इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। आगे क्या लिखा हुआ है? द पर्पज वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स। हम ये चाहते थे कि जमीन सिर्फ कुछ लोगों के पास ना रहे, सब तक पहुंचे। सीलिंग्स हेल्प टू प्रमोट इक्विटी, काफी ज्यादा इक्विटी इससे डेवलप होने की कोशिश हुई। हाउएवर लैंड सीलिंग्स वॉज चैलेंज्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स, दे डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दिस डिले टाइम was used by them to get the land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. अब लोग तो इसमें भी लूप होल्स थे। सबसे पहले उन्होंने काफ़ी डिले करवाया कि हम सीलिंग्स ये वाली जो चीज़ है ये होने ही नहीं देंगे। बहुत सारे देश में इस चीज़ पे विवाद हुए, बहुत सारे इस चीज़ पे धरने हुए, बहुत सारे इस चीज़ पे इस तरीके की इश्यूज आए, जैसे आज भी आते हैं। कोई भी डिसीजन आए तो चलता है ना, लोग उस चीज़ को अपोज करते हैं। तो अपोज करा तो समय मिल गया इनको, जितना समय मिला इतने समय में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लैंड ऑनर्स थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें अपने अपने रिलेटिव्स के नाम करवा दी और इस चीज़ से बच गए। सरकार को कोई ज़मीन नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम करा दी, तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कुछ हद तक, और बाद में फिर अपने नाम करा लेंगे। तो एक बार वो उस चीज़ से बच गए, एक बार उन्होंने लूप होल उसमें भी ढूंढ लिया। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार्स को ख़त्म करा गया, पूरा सिस्टम को ख़त्म करा गया, लैंड सीलिंग्स लगाई गई। इसके बाद क्या आता है बच्चों? हमारे पास कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे पॉइंट्स आ जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पहले कुछ और छोटे छोटे पॉइंटर्स भी हैं जो मैं आपको लिखवाता हूँ। लैंड रिफॉर्म्स में ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जो आप लिख लो। लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों सबसे पहले हमने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज तो पढ़ ही लिया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। उसके बाद बच्चों सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमने रेगुलेशन ऑफ रेंट भी किया था।
सर रेगुलेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब होता है? रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी ज़मीन रेंट पे किसी को दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो, जैसे लोग ठेके पे देते हैं ना, तो फिर जो आप उससे मैक्सिमम रेंट चार्ज कर सकते हो, इट शुड नॉट एक्सीड, रेंट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। जो आपका वैल्यू ऑफ क्रॉप है उसके 1/3 से ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट, और बिफोर दैट एक बार मैं यहाँ पे भी चेक कर लूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको अभी पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा। हाँ, आ जाते हैं जी वापस से, कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स और हैं वो भी हम लोग लिख लेते हैं। फोर्थ लिखते हैं, यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन। जमीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। तो लैंड रिफॉर्म्स में बच्चों एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हो गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया। बेटर टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने नॉर्मल सीड्स, देखो बच्चों बेटर टेक्नोलॉजी में हमने नॉर्मल सीड्स जिसमें नॉर्मल आउटपुट प्रोड्यूस होता था, भाई एक नॉर्मल बीज होते हैं है ना, उनको हटा के HYV सीड्स यूज करने शुरू करें, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने शुरू करें जिसमें आउटपुट ज़्यादा हो, जिसमें फसल ज़्यादा हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इस पूरे के पूरे चेंज को, जिसमें हमने नॉर्मल सीड्स छोड़ के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने शुरू करें, इसी को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों? ग्रीन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा फसल की बात हो रही है ना, ग्रीन का मतलब क्रॉप्स की बात हो रही है, और रेवोल्यूशन का मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज। तो हमारे आउटपुट में, हमारे प्रोडक्शन में, हमारी प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। आ जाओ अब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाता हूँ। देखो क्या लिखा है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। ये हम सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं है ना। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट था? रेनफॉल पे। तो रेनफॉल अगर अच्छा नहीं हुआ तो फसल भी नहीं हो पाई। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी, कुछ ऐसा चेंज चाहिए था जिसमें हमारी फसल ज़्यादा हो पाए, जिसमें हम सरप्लस फसल जनरेट कर पाएँ कि खुद भी खा लें, एक्सपोर्ट भी कर दें, सेव भी कर लें, फ्यूचर के लिए बफर स्टॉक कर लें, बना के रख लें कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास स्टॉक हो, कभी भी कमी ना हो। तो हमने फिर चेंज करा अपने सीड्स है ना, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए साइंटिस्ट ने, और एग्रीकल्चर में जो स्टेग्नेशन था, स्टेग्नेशन का मतलब जो स्लो ग्रोथ थी या नो ग्रोथ थी, उसको फाइनली ब्रेक करा गया किसके थ्रू? ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा फूड ग्रेन्स का, ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ही मिरेकल सीड्स भी बोला गया, स्पेशली व्हीट और राइस के लिए। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनको हम बोलते हैं कि भैया ये कमाल इंसान हैं, इनकी दिमाग, इनका इतना ज़्यादा रिसर्च एग्रीकल्चर पे और इस तरीके से नई चीज़ कोई लेके आना जिसने हमें बहुत हेल्प करी। तो इस पूरे चेंज को, पूरे रेवोल्यूशन को क्या बोला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, HYV सीड्स मेन रीजंस थे हमारे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के, क्योंकि देखो इसी को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अकर्ड प्राइमरली ड्यू टू द मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोला जाता है, जिसने एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर यील्ड को बहुत तेजी से बढ़ाया, बहुत अच्छे से फसल होने लगी, बहुत ज़्यादा आउटपुट जनरेट होने लगा, हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी सरप्लस होने लगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है,
दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देर आर एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना है कि इन सीड्स के साथ कुछ कंडीशंस थी। ऐसा नहीं है कि ये सीड्स सब जगह यूज हो जाएंगे। इन सीड्स को अच्छा पानी चाहिए था, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए था, अच्छा वाटर फैसिलिटीज चाहिए थी। तो ये सीड्स कहाँ पे यूज हो सकते थे? जहाँ पे बेटर ड्रेनेज हो, जहाँ पे बेटर वाटर सप्लाई हो, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर सीड्स, दीज सीड्स नीड हैवी डोजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन सीड्स के साथ अगर आपको फसल ग्रो करनी है, देखो ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र भी चाहिए जो लैंड को फर्टाइल बना पाए, जिससे अच्छी फसल हो पाए। अब ऐसा होगा तो कीड़े भी लगेंगे, तो आपको ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स भी चाहिए, तो आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। अब आपको प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए तो पैसा चाहिए, तभी आप अमीर किसान हो, तभी आपके पास अच्छी फैसिलिटी होगी। प्रॉपर फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं तो भी पैसा चाहिए। तो देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आया कि अमीर किसान ही इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकता था, सारे किसान नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो अमीर देखो ऑलरेडी अमीर था, उसने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, उसकी फसल और कई गुना बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो डिफरेंस क्रिएट हो गया रिच और पुअर में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, as compared to other seeds, these seeds needs heavy doses of chemical fertilizers to get the largest possible production. So to derive benefits, Indian farmers need to have अच्छी irrigation, उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस आया बच्चों, वो दो फेसेस में आया। पहले फेस में कुछ स्टेट्स में आया था, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बाद में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स तक पहुंचा। तो दो फेसेस में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पहले मिड 60s में और फिर मिड 70s में। तो पहले मान लो 1965, फिर मान लो 1975। इसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ मेरिट्स आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेता है। क्या क्या मेरिट्स हैं पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, तो हमारे पास सरप्लस होगा, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब इतनी फसल है कि खुद भी खा लो और बाजार में आसानी से बेच लो, किसी को भी सप्लाई कर लो। तो हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस है बच्चों। दूसरा बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक का मतलब आप स्टोर करके रख सकते हो कि भैया कल को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई फ्लड्स आ जाए, जब फसल ही ना हो पाए, तो उस सिनेरियो में हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल हो, तो हम बफर स्टॉक कर सकते थे। तीसरा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। बच्चों ये पीछे से ही आ गया, इसमें क्या लिखा है ये नहीं है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स यहाँ पे नहीं है। इसमें आप हेडिंग लिखोगे बेनिफिट्स टू लो इनकम लेवल ग्रुप्स। इसको लिख लेना बच्चों। बेनिफिट्स टू लो इनकम लेवल ग्रुप्स का क्या मतलब है? तीसरा जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि जब इतनी ज़्यादा फसल हो गई, मार्केटेबल सरप्लस हो गया, हमारे पास बफर स्टॉक भी है, तो फिर जब इतनी ज़्यादा सप्लाई मार्केट में किसी चीज़ की होती है, सोचो बाजार में कोई चीज़ अगर शॉर्ट है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस बढ़ता है। अगर कोई चीज़ मार्केट में अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, मार्केट में काफ़ी सप्लाई में अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके प्राइसेस नीचे आ जाएंगे ना, सस्ता हो जाएगा। तो खाने का सामान, वीट, राइस, ये सस्ता हुआ। सस्ता हुआ तो लो इनकम जिन ग्रुप्स की थी, जो लो इनकम लेवल वाले ग्रुप्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो काफ़ी खुश हुए कि चलो हमारे देश में खाना सस्ता हुआ, क्या बात है। तो उनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स इससे दिखाई दिए। तो देखो, एज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट, देयर प्राइसेस डिक्लाइंड। मार्केट्स में प्राइसेस जो हैं वो कम होते चले गए। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? डन। चलो सर सर क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में कोई रिस्क्स भी थे? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ इस तरीके के खतरे भी थे? बिल्कुल थे। देखो, दो प्रकार के रिस्क थे। नंबर वन, द रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक का मतलब होता है, देखो ज़्यादा फसल होगी तो कीड़े भी लगेंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, पेस्ट्स भी आएंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क था पेस्ट अटैक का, कि इतनी ज़्यादा फसल हुई, पेस्ट लग गए, सारी फसल खराब ना हो जाए, इसीलिए पेस्टिसाइड्स चाहिए, इसीलिए पैसा चाहिए। दूसरा रिस्क था इनकम इनइक्वालिटीज़ का। इनकम इनइक्वालिटीज़ में भी मैंने आपको बताया कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा,
गरीब बेचारा गरीब ही रह जाएगा क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा इन सीड्स को। तो इसीलिए दो प्रकार के रिस्क थे, एक तो पेस्ट अटैक का कि कीड़ा ना लग जाए, सपोज किसी गरीब किसान ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से कहीं से लोन वोन लेके HYV सीड्स तो ले आया, अब उसमें कीड़े लग गए, वो तो मारा गया बेचारा, लोन भी हो गया, उस पर कर्जा भी हो गया। तो सरकार ने कोशिश करी कि हम इन रिस्क से क्या करें, क्या किया जाए, इन रिस्क से कैसे रिकवर किया जाए, कैसे बचा जाए। तो सरकार ने कहा कि क्यों ना हम सब्सिडीज दें, क्यों ना हम गरीब किसान को सब्सिडी दें, हम उसको कुछ पैसा ऑफर करें या हम उसको कुछ बेनिफिट्स ऑफर करें, सस्ते रेट्स पे इंसेक्टिसाइड्स दें, पेस्टिसाइड्स दें। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज लेके आया इन रिस्क से बचने के लिए। तो HYV सीड्स के साथ दो चीजें हैं बच्चों, एक तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कीड़ा लगने का खतरा, दूसरा इनकम इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज बढ़ना। ठीक है, तो सरकार ने कुछ फेवरेबल स्टेप्स लिए जिससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी। तो वही अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो ये सब्सिडीज के फेवर में थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सब्सिडीज के अगेंस्ट थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जो लोग फेवर में थे उन लोगों का क्या कहना था? उनका कहना ये था कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर, बहुत टाइम लगता है, 6 महीने में फसल होगी, अगर लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो गई तो किसान तो मारा गया। तो सरकार को सब्सिडीज देते रहना चाहिए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या लिखा हुआ है बच्चों की, हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं वो पुअर हैं, गरीब हैं, और बिना सब्सिडी के वो अपने दम पे ये सब नहीं कर सकते, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। सो सब्सिडीज आर अ मस्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नंबर 1 इज़ कि बहुत ही रिस्की बिजनेस है तो सब्सिडी चाहिए, हमारा किसान गरीब है तो सब्सिडी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, अगर हम सब्सिडीज हटा देंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा रिच में और पुअर में, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब बेचारा गरीब रह जाएगा। तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट्स कुछ फेवर में हैं सब्सिडीज़ के और कुछ अगेंस्ट हैं। अच्छा, जो अगेंस्ट हैं वो क्या बोलते हैं? जो अगेंस्ट हैं वो ये बोलते हैं बच्चों की ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। सब्सिडीज देना, मुफ्त में चीज़ें देना, मुफ्त में फैसिलिटीज़ देना, अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए। अब देश ग्रोइंग स्टेज पे है, देश ग्रो कर रहा है, देश को और भी चीज़ों पे पैसा लगाना है, तो मुफ्त में ऐसी चीज़ें बांटना विल बी एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द कंट्री, हमारे पूरे देश पे ही ये बर्डन होगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट थे कि ये चीज़ें मत करो, ये एक बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन बनेगा। दूसरी चीज़, अल्टीमेटली जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा इससे और प्रॉस्पेरस फार्मर्स को फ़ायदा होगा। आप सब्सिडी दोगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्राइजेस को भी बढ़ा सकती हैं कि भैया सब्सिडीज़ तो मिल ही रही है तो प्राइस बढ़ा दो, फ़ायदा उठाते हैं वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कौन ले जाएगा? सब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ ले जाएंगी और उसके साथ साथ अमीर किसान लेके जाएगा, क्योंकि फिर से वही वाली बात है कि वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है ना, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे पास एग्रीकल्चर में आ जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं बच्चों, इस पूरे टॉपिक का एक तरीके से क्रक्स है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइस एज सिग्नल्स। प्राइस एज सिग्नल्स का मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो फिर उसके प्राइजेस हाई होते चले जाते हैं। तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे तो लोग जाके डिमांड करेंगे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो उनके प्राइजेस पे भी कहीं ना कहीं हाइक हो सकता है। तो प्राइस से आप सिग्नल लगा सकते हो कि किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की सप्लाई है, अकॉर्डिंगली सब मैनेज कर सकते हो। रीड ओनली है और कुछ नहीं है। ये दो टॉपिक्स अच्छे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सब्सिडीज़ बेनिफिशियल क्यों हैं, क्योंकि अगर आप सब्सिडी देते हो तो सरकार कोशिश करती है सबको फूड मिल जाए, क्योंकि सब्सिडी देंगे अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी तो सब तक खाना पहुंचेगा। दूसरा, सब्सिडी से अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, फार्मर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उनका लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसके साथ साथ सब्सिडीज से ग्रोथ होगी लोकल इकोनॉमी की, और भी लोगों को बेनिफिट्स होगा एग्रीकल्चर से, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो साथ में कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी ग्रोथ होगी, तो ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो फ़ायदा है सब्सिडी देने का। नुकसान की बात करें बच्चों तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है कई जगह, कई स्टेट्स में, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसकी कदर ही नहीं करते। ठीक है यार, कौन सा बिल आना है, चलने दो, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, चलने दो, कौन सा बिल आना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जहाँ पे मिस यूज़ होता है अगर कोई भी चीज़ फ्री में दी जाती है। तो हमारे बड़े कह के गए कि कोई भी चीज़ मुफ्त में अगर है तो उसकी कदर नहीं होती। तो ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है जैसे वाटर इज सप्लाइड फ्री टू फार्मर्स देन दे मे कल्टिवेट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इवन दो वाटर रिसोर्सेज में बी स्कैर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करोगे मुफ्त में तो बहुत सारे फार्मर्स पानी में ऐसी फसलें उगाएंगे जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए, जबकि ऐसा हो सकता है उस रीजन में पानी की कमी हो, हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, तो वेस्टेज ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है। लगभग सिमिलर टू फर्स्ट पॉइंट। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अगर हम सब्सिडाइज करेंगे तो उससे ओवर यूज़ होगा जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, हम सब के लिए हार्मफुल हैं। उसके साथ साथ बच्चों सब्सिडीज से फिर से वही बात है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स शायद ग्रो हों जो एक्सपेंसिव हो सकती हैं, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक ना पहुँचे। अब किसान को लगेगा यार सब्सिडीज़ तो मिल ही रही हैं तो क्यों ना कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर जाएं, ऐसे फ्रूट्स ग्रो कर जाएं, ऐसे वेजिटेबल्स ग्रो कर जाएं जो एक्सपेंसिव हैं, और वो व्हीट राइस से हट गए तो बेसिक फूड से हम हट गए। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों आ सकती हैं। ठीक है, चलो अब एक अप्रेजल हो गया। अप्रेजल का मतलब एक ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी चीज़ें बेटर हुई। 1950 से 1990 में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी, जीडीपी में प्रोपोर्शन भी बढ़ गया। ठीक है, उसके साथ साथ 65% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में ही है। शुरू में 75% थी, इन 40 सालों में ये घट के 65% हो गया, यानी 10% लोग थोड़ा एग्रीकल्चर से निकल के और चीज़ें ट्राई करने लगे। ठीक है, तो ये बच्चों एक ओवरऑल अप्रेजल था। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। टेक अ 5 मिनट का ब्रेक, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जाके एक वॉक करके आओ, एक कप चाय या कॉफ़ी जो भी पीना है वो पियो, और 5 मिनट के बाद इसे दोबारा प्ले करना। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। चलो भाई, हो गया ब्रेक, अब सुनो, इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रीकल्चर खत्म, इंडस्ट्री पे आ जाए। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले इंडस्ट्री के बताता हूँ। इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं करा। ठीक है, हमारे पास इंडस्ट्रीज के नाम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जो उन्होंने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दी। आपने सुना, आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में। अब कोई भी कंट्री, आप चाइना को देखो, चाइना क्यों इतना आगे बढ़ा इंडिया से? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है, हर घर में इंडस्ट्री है, इन एवरी हाउस, इन एवरी बैकयार्ड कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए आगे बढ़ गए। पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं सामान, इतना सामान बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, खास करके कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो ऐसी मशीन्स बनाती हैं जिनसे और प्रोडक्शन होता है ना। अब भैया किसी फैक्ट्री में जो मशीन लगी है वो मशीन भी तो किसी ना किसी इंडस्ट्री ने बनाई है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे आगे फर्दर प्रोडक्शन करने में, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, वो भी नहीं थी हमारे पास। तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है, कैसे करें? या प्राइवेट सेक्टर को रोल दें, पब्लिक सेक्टर आगे आए, क्या किया जाए? अब हम क्या चाहते थे कि सामान बहुत महंगा भी ना हो। प्राइवेट सेक्टर को अगर रोल देंगे तो सामान काफ़ी महंगा भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिना प्रॉफिट मोटिव के तो काम करेगा नहीं, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। हमें चाहिए सोशल वेलफेयर। तो अब ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। तो सरकार ने बोला भैया हमें ही आगे आना पड़ेगा, हमें ही लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा, हमें ही आगे आगे इंडस्ट्री की ग्रोथ पे बात करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट लेके आया द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि आया 1956 में। पहला 1948 में आ गया था, जिसको बोला IPR 1948, लेकिन वहाँ से इतनी बात नहीं बनी। 1956 में जब IPR आया, वहाँ से सरकार ने ये बोला कि दिस इज अ क्लियर एंड लाउड डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट कि इंडियन गवर्नमेंट विल प्ले अ लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम लीडिंग रोल प्ले करेंगे, और उसको करने के लिए सरकार ने सारी इंडस्ट्रीज को बच्चों 3 कैटेगरीज में बांट दिया। शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज होंगी जो कि एक्सक्लूसिवली सरकार के अंडर में आएंगी, जिसके अंदर रेलवेज, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, इस तरीके की चीज़ें आ गई। शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें कि दोनों मिलके काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, लेकिन लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का होगा, सरकार का होगा। और जो बच गई इंडस्ट्रीज वो सब शेड्यूल C में डाल दी गई और वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि चलो यहाँ पे तुम लोग काम कर लो। तो IPR 1956 में क्लियरली गवर्नमेंट ने कोशिश करी, गवर्नमेंट आगे आई कि ठीक है यार हम ही इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे किसी तरीके से, और 3 कैटेगरीज बना दी। आओ पढ़ना शुरू करते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द डेवलपिंग कंट्रीज कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने आपको बता दिया बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, इंडस्ट्री से मॉडर्नाइजेशन होता है, इंडस्ट्री से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, इंडस्ट्री से हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक सामान पहुंचता है। तो इंडस्ट्रीज आर अ मस्ट। तो क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या पब्लिक सेक्टर को ही क्यों आगे आना पड़ा? सबसे पहला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। इंडस्ट्री भैया थोड़े बहुत पैसे से नहीं लगती, बहुत पैसा लगता है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। देश नया नया आज़ाद हुआ है, इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर कहाँ से लाए? तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, तो सरकार की ज़रूरत। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा लगा भी दे तो आप उनको बोल रहे हो भैया अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस नहीं करना, सोशल वेलफेयर पे फोकस करना है, तो आप प्लीज़ ध्यान दो, थोड़ा इस तरीके से काम कर लो। तो उनको लगेगा यार हमारे लिए तो इंसेंटिव ही नहीं है, कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगा कि कोई बेनिफिट नहीं है इंडस्ट्री लगाने का, छोड़ो। इसीलिए सरकार को आगे आना पड़ा। तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, जो हमारा मेन पर्पस था कि समाज सेवा चाहिए हमें, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेगा। तो तीनों ही रीजंस थे। पहला कैपिटल नहीं था, दूसरा इंसेंटिव नहीं था, तीसरा सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था कि सरकार को आगे आना पड़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में खुद रोल प्ले करना पड़ा। तो ये बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से आप। अब हमारे पास आ रहा है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इट इज अ पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इन विच covers various issues connected with different industrial enterprises of the country। अब देखो ये क्यों जरूरी था बच्चों, Why इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड, या क्या रीजन थे? तो देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसेंशियल है ताकि हम डिवाइस कर पाएँ सारे प्रोसीजर्स को, सारी प्रिंसिपल्स को, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सारा का सारा खराब हुआ था उसको पूरा रिन्यू करने के लिए हमें एक नए रेजोल्यूशन की जरूरत थी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हुए 1948 के बाद, पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग, पूरा पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे। तो फिर हमें एक नया आईपीआर चाहिए था। तो 30 अप्रैल 1956 में एक सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया विच ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान बच्चों बेस बना इंडस्ट्री पे। पहला 5 ईयर प्लान पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, दूसरा 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री बेस्ड हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है देखो, इंडस्ट्रीज को बांटा गया 3 पार्ट्स में। शेड्यूल ए जिसमें 17 इंडस्ट्रीज होंगी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट यानी सरकार की। शेड्यूल बी जिसमें 12 इंडस्ट्रीज होंगी विच विल बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड यानी कि ज्यादा रोल पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा। और शेड्यूल सी जिसके अंदर बची हुई इंडस्ट्रीज होंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी देखो, आर्म्स एंड एमिनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, ऑयल, इस तरीके की। इसके अंदर आप एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इस तरीके की इंडस्ट्रीज रखी गई। और शेड्यूल सी में बाकी बची हुई इंडस्ट्रीज छोड़ दी गई। तो पूरे का स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि मेजर गवर्नमेंट ने ट्राई करा कि हम लोग लीडिंग रोल निभाए। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, तो आप देखो ना यार 17 और 12 तो 29 इंडस्ट्रीज तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ही कर ली, सरकार ही चलाने की कोशिश कर रही थी। तो ये पूरा का पूरा हम आईपीआर 1956 में लिख के आ जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जितना काम हुआ बच्चों, ये जो गवर्नमेंट ने प्रयास करा कि हम सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेंगे, हम सारी इंडस्ट्रीज को अच्छे तरीके से सेटअप करेंगे, तो इसको करा कैसे गया? हाउ? प्राइवेट सेक्टर को कैसे रोका गया? आज हम अपनी रेल क्यों नहीं बना सकते? अगर अपनी रेल चलानी होती तो आज पता नहीं अंबानी की अलग रेल होती, अडानी की अलग रेल होती। क्यों रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट की ही है? गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग का यूज करा बच्चों। सरकार ने बोला शेड्यूल ए में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसके लिए तो हम लाइसेंस देंगे ही नहीं। किसी प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, आप लगा ही नहीं सकते इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए लाइसेंस। तो सरकार ने इस पूरे कंट्रोल को बनाने के लिए किसको यूज करा? लाइसेंस को यूज करा बच्चों। एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर द गवर्नमेंट, ये एक्ट का नाम याद रखना बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसने सरकार को एम्पावर करा कि आप 3 तरीके के लाइसेंस दे सकते हो।
नंबर 1 इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, नंबर 2 इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, नंबर 3 इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करने के लिए। सर फर्क क्या है? सेटअप तो आप जानते हो, नई इंडस्ट्री लगाना। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ाना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइन ऐड करना। प्रोडक्ट लाइन ऐड करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ और पहले मैं एक ब्रांच पे अकाउंट्स पढ़ाता था, अब मैं 2 ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, फिर मैं 3 ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, फिर मैं 4 ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, फिर मैं 5 ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स ही। तो ये मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, उसी काम को एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब मैंने अकाउंट्स के साथ बिजनेस भी जोड़ लिया, बिजनेस के साथ इको भी जोड़ लिया। क्या अब मैं इस तरीके से प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहा हूँ अपनी, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ। तो तीनों चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, चाहे आप इंडस्ट्री सेटअप करो, चाहे एक्सपेंशन करो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन करो। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी बिना लाइसेंस के। आपके लिए आसान है लाइसेंस लेना अगर आप एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो। उससे क्या होता है, बैकवर्ड एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों। उसके साथ साथ पर्पस था रीजनल इक्वालिटी को डेवलप करना, और लाइसेंस चाहिए थे चाहे आप एक्सपेंशन करो चाहे आप डाइवर्सिफिकेशन करो। फिर एक छोटा सा सवाल आ जाता है बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है बच्चों एक ऐसा इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, जो खर्चा हुआ है, जो पैसा लगा है, और जो अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री काम कर रही है ना, वो छोटे छोटे लेवल पे कर रही है, लोकल लेबर को यूज करती है, लोकल रिसोर्सेज को यूज करती है, और जो इन्वेस्टमेंट है इन दैट इंडस्ट्री इज नॉट मोर देन 1 करोड़। आज का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है बच्चों वो 1 CR का है। उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था वो सिर्फ 5 लाख रुपए था। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। द लिमिट हैज चेंज्ड फ्रॉम ₹5 lakhs in 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ऑफ ₹1 करोड़। 1950 में लिमिट 5 लाख रुपए था, आज ये लिमिट 1 करोड़ रुपए हो गया है। क्या क्या पॉइंटर्स हैं बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारे देश में बहुत सारा काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करती हैं। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर होता है, बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज़ वाले भी होंगे जो ये देख रहे होंगे, उन्होंने तो बिजनेस पढ़ा ही नहीं, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने चैप्टर एक पढ़ा था स्मॉल बिजनेस। तो वहाँ पे भी बच्चों जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में ज़्यादातर बिजनेसेस स्मॉल बिजनेस हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है हमारे देश में। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे बड़ा काम क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को। आप अपने आसपास इंडस्ट्रीज़ देखो, बड़ी इंडस्ट्री कम दिखेंगी, छोटी छोटी बहुत सारी दिख जाएंगी, जो घरों में लोग काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे तक पहुंचाता है। तो क्या इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें बड़ी इंडस्ट्रीज से बचाना है? हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे दुकान और बड़े जो स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे सब कुछ कैप्चर करते जा रहे हैं। बड़े स्टोर्स धीरे धीरे सब कुछ कैप्चर करते जा रहे हैं, जिस वजह से छोटे दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमें छोटे दुकानदारों को बचाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। कैसे? वही रिजर्वेशन करी, कुछ चीज़ें रिजर्व कर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिजनेस में एंटर कर ही नहीं सकती, वही लाइसेंसिंग सिस्टम की मदद से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with the big industrial firms. They can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by the government for their growth. जैसे रिजर्वेशन किया उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनको कंसेशंस दिए गए। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास अंतिम टॉपिक जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। लगाओ एक फटाफट से 5 मिनट का ब्रेक, उठो, अपने पैरों को थोड़ा सा मूव करो और आ जाओ फॉरेन ट्रेड पे। पॉज कर लो, जाओ घूम फिर आओ, पानी पियाओ। आ गए वापस, या लिया ही नहीं पॉज? चलो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो आओ फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं। क्या है सर फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड भी हमारा कैसा था? आ जाओ सर, फ्लैशबैक, फर्स्ट चैप्टर। India was exporter of raw material, India was importer of finished goods। और अपना कुछ एक्सपोर्ट करना होता था तो होता नहीं था, मोनोपोली कंट्रोल सारा ब्रिटेन का हो चुका था, बाकी हम इंपोर्ट कर रहे थे हर चीज़, बड़ी बड़ी मशीनें, हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फॉरेन ट्रेड।
स्यूज कैनाल का यूज किया था। अब इसको कैसे सुधारा गया? देखो, इन 1950 इंडिया का शेयर टोटल वर्ल्ड ट्रेड में 1.78% था, राइट। अब हमने प्रयास करा कि अब हम एक नई पॉलिसी लेके आए जिसको बोला गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। क्या बोला गया बच्चों? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो सर क्या है ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी? इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है अपने अंदर से काम करना, राइट। तो हमने क्या करा, जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या थे? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर बनना। मैं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हूं, मैं किसी और देश से इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो हम इंपोर्ट को बंद करेंगे, जो जो हम इंपोर्ट करते थे वो अपने ही देश में बनाएंगे। इसको बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बच्चों? अ पॉलिसी वेयर इंपोर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड एंड व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज वी आर importing, that goods and services will be manufactured in India only। इसको बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट हटाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। तो क्या है बच्चों? देखो, in order to be self-reliant in vital sectors, India has followed the strategy of replacing imports by domestic production. In the first 7 plans, trade was characterized by inward-looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution. It is a policy of replacement या substitution of imports by domestic production। सब बता दिया आपको, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। एम क्या था बच्चों इसका? एम था हमारे पास एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचाना। देखो, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा एक्सचेंज बाहर जाता है। अगर आप यूएस घूमने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे डॉलर चाहिए, रुपया तो चलेगा नहीं। तो आप बैंक को बोलोगे ये लो रुपया, मुझे डॉलर दे दो, तो देखो आपका कितना सारा रुपया एक्सचेंज हो गया, है ना। तो इसीलिए हमारे को नुकसान होता है, राइट। अब अगर हमारे पास डॉलर्स हों बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल वो लोग इंडिया में आए घूमने के लिए, तो उनको क्या चाहिए? रुपया चाहिए। हम बोलेंगे लाओ डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, डॉलर लाओ, आपको रुपया देंगे। तो अगर हमारे पास बहुत सारे डॉलर होंगे तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम है, जो चीज़ आपके पास नहीं है ना उसकी कदर है। जैसे हमारे पास डॉलर नहीं है अभी, तो हमें अगर $1 भी लेना है तो हम उसका 80 रुपीज़ देते हैं, 81 रुपीज़ देते हैं, 82 रुपीज़ देते हैं $1 लेने के लिए। क्यों? हमारे पास डॉलर नहीं है भाई, डॉलर की शॉर्टेज है। वहीं पे अगर हम इंडिया में इतना सारा प्रोडक्शन कर दें, हम एक्सपोर्ट करने लगे यूएस को, यूके को, तो हमारे पास बहुत सारे डॉलर आएंगे। डॉलर आएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। हम बोलेंगे हमारे पास बहुत सारे डॉलर हैं, हम 80 क्यों दें डॉलर के, हम तो 50 रुपये देंगे, वैल्यू कम हुई। हम तो 40 रुपये देंगे, वैल्यू कम हुई, है ना बच्चों। तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, सीधी सी बात है। नॉर्मल डेज में देख लो, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे किसी को पाने की, काश ये मेरी हो जाए, एक बार आपकी हो गई उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी, उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी बेटा जी। क्यों? क्योंकि दूर दूर से तो इंसान को लगता है ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, जब हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती बच्चों। तो अल्टीमेटली हम कहीं और चले गए थे, हम वापस आ जाते हैं, हम वापस आ गए अपने टॉपिक पे। यहाँ क्या है कि हमारा पर्पस था हमें फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है, वो हमारे लिए प्रीशियस है। डॉलर होना चाहिए हमारे पास बहुत सारा, तभी तो वैल्यू नीचे आएगी उसकी। कम होगा तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो वी हैव टू सेव द प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो इस पूरी ट्रेड पॉलिसी को क्या बोला गया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, कैसे करा सरकार ने ये भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? टैरिफ्स और कोटास की मदद से। टैरिफ्स का मतलब टैक्सेस, सरकार ने इंपोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए कि भैया इंपोर्ट नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे थे, हम तो करेंगे, टैक्स भर देंगे, सरकार ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, सीलिंग भी लगा देंगे, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है अपने घर में रखो, नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने दो चीज़ों को यूज़ करा, टैरिफ्स को और कोटास को। टैरिफ्स का मतलब टैक्सेस और कोटास का मतलब क्वांटिटी सीलिंग्स। इट इज रेफर्स टू द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट्स। ठीक है जी, परफेक्ट। रीजंस क्या थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के? ऊपर आ गए हैं वही। हमें एक तो आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी और कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, हम लोग को अपनी इकोनॉमिक वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनानी है। ये सब रीजंस आप इसमें लिख सकते हो बच्चों। अब फिर से वही बात, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। तो इसके अगेंस्ट जो लोग थे वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? देखो, इसके अगेंस्ट में जो लोग थे उन्होंने ये बोला कि भैया अगर आप इंपोर्ट बंद कर दोगे
तो आपके एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएंगे, आपके साथ कोई डीलिंग ही नहीं करना चाहेगा। आप अगर किसी कंट्री से कोई सामान खरीदते हो, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो शायद आप उनको कुछ सामान बेचोगे भी, तो आप उनके साथ व्यापार तो बोथ वेज होता है ना। आप भी एक पूरा कंट्री हो, वो भी एक पूरा कंट्री है, तो व्यापार तो बोथ वेज होता है। तो अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस लूज कर दोगे। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एनकरेजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली एंड प्रोहिबिट सेल टू अदर कंट्रीज, इट कैन कॉज लॉस ऑफ मनी। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है बच्चों, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमारे देश में ही बहुत महंगे बनते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे को बनाने हमारे बस की नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इंपोर्ट कर लेते तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता, तो देश के अंदर कई चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा तो इंपोर्ट ही करते रहते। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी मोर कॉस्टली ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, वाइल एट द सेम टाइम दे कैन बी इंपोर्टेड एट चीपर रेट, तो भैया क्यों आप उसको महंगा करते हो। तीसरा लिखा हुआ है, इकोनॉमी कैन बी लेस प्रोडक्टिव इफ इट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग डोमेस्टिकली, सब कुछ देश में बनाने की कोशिश करोगे तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आ रहा है हमारे पास पूरा अप्रेजल इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, इंडस्ट्री ग्रो हुई तो जीडीपी भी बढ़ा। देखो 11.8% से 24.6% तक आ गया, तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स और जूट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी, हम बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे, यानी इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हद तक हुआ था हमारे आईपीआर की वजह से। उसके बाद प्रमोशन हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, उससे काफ़ी लोगों को काम मिला, काफ़ी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, और यार 40 साल भी तो हो गए, 1990 तक पहुंच गए, तो देश में कहीं ना कहीं चीज़ें तो डेवलप होनी ही थी, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक अप्रेजल है, एक बार इसको भी आप रीड कर लेंगे। लाइसेंसिंग पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ, सरकार को मदद करा लाइसेंसिंग पॉलिसी ने इंडस्ट्री को कंट्रोल करने में, लेकिन उस लाइसेंसिंग में दो प्रॉब्लम्स भी आई। नंबर 1 सबसे पहला मिसयूज़। कैसा मिसयूज़? मिसयूज़ करा पैसे वाले लोगों ने, जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसा देके लाइसेंस ले लेते थे, करप्शन तो है ही हमारे देश में, तो पैसा देके लाइसेंस ले लेते थे, तो पॉलिसी का मिसयूज़ हुआ, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब बेचारा गरीब रह गया, उसको लाइसेंस ही नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप देखोगे बिहार में लाइसेंस राज, यूट्यूब पे आपको दिखेगा, बहुत विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था, बट ठीक है यार, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि वो चीज़ अगेंस्ट है ना, वो चीज़ अगेंस्ट द पॉलिसीज़ है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो पढ़ाया नहीं जाता, छुपा दिया जाता है, बट आप यूट्यूब पे जाके उसको ज़रूर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिसयूज। इट वॉज मिसयूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस, सम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी था। टाइम कंज्यूमिंग क्यों था? क्योंकि काफ़ी प्रोसेस जो था वो कॉम्प्लेक्स था। आजकल हमारी सरकार ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया है, आजकल ऑनलाइन हो गया है तो लाइसेंसेस सारे आसान हो गए हैं, लेकिन वो आज की बात है, हम 1990s की बात कर रहे हैं, उस टाइम की। तो उस टाइम पे हर चीज़ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ही मुश्किल थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास ये एक ओवरऑल पब्लिक सेक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर का काफ़ी अच्छा रोल रहा। पब्लिक सेक्टर मेड अ remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of the backward areas। ठीक है, बहुत सारा रोल प्ले करा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा फेलियर भी था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, फिलहाल बात नहीं करेंगे। बट अभी क्या है कि पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी काम किया, काफ़ी कोशिश करी कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बन पाए, एक अच्छा डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए बैकवर्ड एरियाज़ का। हाउएवर पब्लिक सेक्टर ने मोनोपोलाइज करा, मोनोपोलाइज का मतलब मोनोपोली डेवलप कर दी कई जगह पे, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में, जैसे कि होटल में, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक मॉडर्न ब्रेड, तो कई जगह मोनोपोली हो गई सरकार की, जिस वजह से बहुत स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। आप देख रहे हो टेलीकम्युनिकेशन, पहले लोगों को फ़ोन करने घरों में कनेक्शन नहीं मिलते थे, बाहर जाना पड़ता था फ़ोन करने के लिए, बाहर, और
फ़ोन करने के भी पैसे लगते थे, फ़ोन उठाने के भी पैसे लगते थे अगर आपके पास कनेक्शन है तो मोनोपोली हो गई थी सरकार की, कई जगह पे कंपटीशन था नहीं, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी उन सेक्टर्स में। दूसरा, प्रीशियस फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर चैनलाइज्ड इनटू एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड हैव बीन इजीली एंगेज्ड। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे अच्छे से काम कर सकता था वहाँ पे भी सरकार का पैसा ही लगा जा रहा था। उसके बाद मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑल्सो इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस भी हुए पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि सरकार उसमें ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो ये सब बच्चों हमारे पास पॉइंटर्स आते हैं। द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नॉन एसेंशियल एरियाज वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज भी किया। और बाद में अब तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में परसों, तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि फिर न्यू पॉलिसी लानी पड़ी और ये सब चेंज हुआ। लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये चीज़ें हुई हैं। लास्ट में क्रक्स क्या आता है बच्चों, कंक्लूजन क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और लैंड रिफॉर्म्स ने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट डिससेटिस्फाइड भी थे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस से। ट्रेड सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग इनवर्ड ओरिएंटेड थे, हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो उस पर फोकस ही नहीं करा, हम लोग बस इनवर्ड ओरिएंटेड रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करते रहे, जिस वजह से हमें जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। ठीक है बच्चों, और इसके बाद काफ़ी सारी चेंजेस आए और हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी जो कि आई 1991 में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 3। वो भी मैं आपको वन शॉट पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेटिव डे पे यानी परसों, और हमारा 1, 2, 3 हो जाएंगे समाप्त। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने सबको अच्छे तरीके से मार्क कर लिया होगा अपनी किताबों में, नोट्स बनाए होंगे। बस बढ़िया से पढ़ते रहो यार, फोड़ देंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टोरी सुनते रहना, अपने माइंड में रिकैप रखना और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको लिख लिया करो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। Thank you so much for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye. Keep growing and keep smiling. क्योंकि everything is temporary, but your smile should be permanent.